नमस्कार बच्चों। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ देयर का प्रयोग। ठीक है। अंग्रेजी में देयर का प्रयोग आना बहुत आवश्यक है और देयर के प्रयोग से जैसे वाक्य बनाए जाते हैं, आज तक बनाए जाते रहे, उनका नॉलेज आज आपको दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला वाक्य देखिए, यहाँ पर लिखा है एक राजा था। क्या सेंटेंस लिखा हुआ है? एक राजा था। ऐसे सेंटेंस जिनमें कर्ता क्रिया के बिल्कुल पास रखा होता है। आप देख रहे होंगे इस वाक्य का कर्ता राजा है और राजा आपका क्रिया के बिल्कुल पास में लिखा हुआ है। तो जब कर्ता क्रिया के बिल्कुल पास होता है तो ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप पहला वाक्य देखें, इसका अनुवाद जब करने, ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले यहां पर देयर लिखना होगा। देयर के बाद आपको था की अंग्रेजी वाज लगानी होगी और इसके बाद आर्टिकल तीसरे नंबर में ए लगाना होगा और दिया गया सब्जेक्ट आपको यहां पर किंग लिखना होगा। यानी देयर का वो प्रयोग होता है जिसमें हमें एक डमी सब्जेक्ट देयर का प्रयोग तो करना होता है, लेकिन करता हमारा क्या है? किंग। तो आपके सिंगुलर और प्लूरल की पहचान देयर से कभी नहीं की जा सकती है। देयर के साथ वेयर भी लग सकता है, देयर के साथ वाज भी लग सकता है। डिसाइड तो ये करता है कि एक किंग है कि मैनी किंग्स हैं, उसी अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगाई जाती है। तो आज आगे चल करके ये ध्यान दीजिएगा, देयर के साथ कभी वाज आएगा, कभी वेयर आएगा, कभी इज आएगा, कभी आर आएगा। तो ये एक वचन भी है और बहुवचन भी है। तो इस पर आप ये क्लियर कर लीजिए कि जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगेगी। आइए चलते हैं, दूसरा वाक्य देख लेते हैं। यहां पर जैसे लिखा है बेटा, एक बाग था। एक बाग था। अब इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में आपका बाग जो करता है वो क्रिया के पास रखा हुआ है। आपको सबसे पहले यहां पर क्या लिखना होगा? देयर। क्योंकि जब कर्ता क्रिया के पास होता है तो देयर का प्रयोग किया जाता है। तो आप सबको सबसे पहले क्या लिखना है? देयर। देयर के बाद आप अपनी वर्ब दे दीजिए वाज और इसके बाद लगा दीजिए ए, और बगीचे को अंग्रेजी में कहते हैं गार्डन। तो देखिए ये अनुवाद बन गया, देयर वाज ए गार्डन। ऊपर अनुवाद बना था देयर वाज ए किंग। ऐसे तीसरा वाक्य है, घर में एक चूहा था। ऐसे वाक्यों में लिखा जाएगा एक चूहा था। अब आप चेक करें तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता क्रिया के पास है वहां देयर ही लग रहा है। जैसे आपके पास सेंटेंस था, एक राजा था, एक बाग था, एक चूहा था, एक लड़का था, एक लड़की थी, एक बैल था, एक जंगल था, एक तालाब था, एक नदी थी। ऐसे जितने भी वाक्य आप बना सकते हैं बनाइए और सबका सब्जेक्ट क्या रखिएगा? देयर। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए क्या लिखना चाहिए हमें? देयर। इसके बाद हमें वाज लगाना है और इसके बाद ए लिख करके रैट लिख देना है। तो ये ऐसे अनुवाद बनाए जाते हैं, छोटे छोटे अनुवाद होते हैं। हमने ये पढ़ा छोटे में कि यह एक बल्ला है, वह एक बिल्ली है, ऐसे सेंटेंसों को पढ़ा। लेकिन आज एक ऐसा वाक्य पढ़ा जा रहा है जिसमें कर्ता बिल्कुल क्रिया के पास रखा है और ऐसे वाक्यों में एक डमी सब्जेक्ट मान लिया जाता है देयर, ताकि वो हमारे वाक्य को प्रोसेस कर सके। यहां पर आप देख रहे होंगे देयर लगाने के बाद वाक्य में प्रोसेसिंग आई और वाज क्रिया आ गई और ए आर्टिकल और इसके बाद आपका राजा की मीनिंग किंग लिख दी गई। तो ऐसे आप दसियों वाक्य बना सकते हैं। एक राजा था, एक गांव था, एक घर था, एक लड़का था, एक लड़की थी। ऐसे न जाने कितने ट्रांसलेशन आप बनाएंगे और वो सब काहे के प्रयोग से बनाए जाते हैं? देयर के प्रयोग से। आइए कुछ देयर के और भी अलग प्रयोग देख लिए जाते हैं। जैसे देयर के इतने ही प्रयोग नहीं कि हमने एक राजा था सीख लिया तो हमने देयर का सारा यूज सीख लिया। आपको यह भी चेक करना है कि देयर और कहां लगता है। तो देयर ऐसे वाक्यों में भी लगता है, जैसे सेंटेंस आपके पास है, घर में एक लड़का था। घर में एक लड़का था, ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है इस समय बोर्ड में। अब घर में एक लड़का था एक सेंटेंस है। आपने कहा कि सर हमें बता रहे थे कि कर्ता क्रिया के पास रखा होता है। आप देखें यहां का पूरे वाक्य का सब्जेक्ट लड़का है और लड़का इस समय वर्ब के पास रखा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस भी जिनमें कर्ता के बाद कर्ता आपका क्रिया के पास तो रखा होता है, लेकिन सेंटेंस की प्रोसेसिंग के लिए घर में, जंगल में, बाग में, कक्षा में, स्कूल में, तालाब में ऐसे शब्द लगा दिए जाते हैं प्रारंभ में। तो आप चेक करें, एक लड़का था, सेंटेंस वही है जो अभी आपने पीछे पढ़ा, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा दिया गया है? घर में। तो आपको इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधे सीधे क्या लिख देना है? देयर। आपको इसकी क्रिया क्या समझ में आ रही है? वाज। इसके बाद आपको लगाना है ए। अब बन क्या गया? देयर वाज ए। लड़का को अंग्रेजी में लिखेंगे बॉय। अब ये देयर वाज ए बॉय, एक लड़का तो था, पर सवाल उठा है कहां पर था? तो आपको लिखना पड़ेगा इन द हाउस। इन द हाउस। इस तरह से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, देयर वाज ए बॉय इन द हाउस। अच्छा दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे लिखा हो बाग में। आप सबको गार्डन मींस बगीचा आता है। बाग में एक चीता था।
बाग में एक चीता था। इस ट्रांसलेशन को आपको बनाना है। तो आप जानते हैं सारी मीनिंगें भी आपको क्लियर है कि बॉग की गार्डन लिखेंगे सर, चीता की टाइगर लिखेंगे, था की हमें आवाज आती ही है, आर्टिकल हमारे पास ए है और मे की अंग्रेजी प्रीपोजिशन है, इन लगाया जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आप चेक करें तो आपके सेंटेंस के पीछे क्या लिखा हुआ है, एक चीता था, और चीता जो नाम का जो सब्जेक्ट है वो आपकी वाज वर्ब के पास रखा हुआ है। ऐसी जगहों पर आपको शुरुआत में क्या लगाना है, देयर, इसके बाद आपको सहायक क्रिया लगानी है वाज, इसके बाद ए, और टाइगर मींस चीता, और ये तो हो गया देयर वाज ए टाइगर, एक चीता था। सवाल ये उठ रहा है कहां पर था, तो आपको लिखना होगा इन द गार्डन में, इन द गार्डन में। ये आपका सेंटेंस हो गया। तो आपने देखा कि पिछले वाक्यों की तरह ये सेंटेंस भी बनाया गया है, बस अंतर इतना हो गया है कि पिछले वाक्य में सिर्फ इतना लिखा जा रहा था एक लड़का था, एक लड़की थी, एक गांव था, और इस वाक्य में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। वाक्य में दे दिया गया है घर में एक लड़का था, बाग में एक चीता था, जंगल में एक शेर था, कक्षा में एक विद्यार्थी था। ऐसे सेंटेंस आप न जाने कितने बना सकते हैं और उन्हें देयर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तो देयर का प्रयोग आपने दो तरह के पढ़े, एक राजा था और एक सेंटेंस आपने पढ़ा जंगल में एक शेर था। तो दो तरह से आपके सेंटेंस आपके देयर से बनेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगले सेंटेंस में आप देखेंगे तो आपको यह मिलेगा कि अगर आपके सेंटेंस में कभी कभी कितना कितनी लगा दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है, कितना और कितनी। आपको यह याद रखना है कि कितना कितनी की माने ग्रामर में दो चलती हैं, हाउ मैनी और हाउ मच। क्या लगाया जाता है, हाउ मैनी और हाउ मच। तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, हाउ मैनी और हाउ मच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए हाउ मैनी वहां लगाया जाता है जब कोई चीज काउंटेबल होती है, अर्थात गिनने लायक होती है, जिनकी हम काउंटिंग गिनती कर सकते हैं। और हाउ मच वहां लगाया जाता है जब क्वांटिटी की बात हो, धारिता की, वहां पर नापने के लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ आप देखें, अगर आपसे यह कहा जाए कि घर में कितने लड़के थे, तो देखिए लड़के नापे नहीं जाएंगे लीटर्स की, आपने भर के बताया कि 4 लीटर लड़के थे, आपको यह बताना होगा कि घर में 4 लड़के थे और गिनती की है आपने उन चारों की, इस वजह से आपको हाउ मैनी लगाना है। अच्छा दूसरी बात करें कि कप में कितनी चाय थी। अब चाय आप काउंट करके नहीं बता सकते कि कप में 4 चाय थी, आपको केवल इसको नाप के ही बता सकते हो। तो ऐसी जगहों पर जहां लिक्विड की बात हो, जहां धारिता की बात हो रही हो, वहां पर आपको हाउ मच लगाना है, और जहां काउंटिंग की बात हो रही हो वहां पर आपको हाउ मैनी लगाना है। आइए इनके उदाहरण देख लेते हैं एक मिनट के लिए। हाउ मैनी और हाउ मच के उदाहरण देखिए। हाउ मैनी और हाउ मच के उदाहरण में से पहला सेंटेंस है, तालाब में, क्या लिखा हुआ है, तालाब में कितना पानी था, तालाब में कितना पानी था। ये आपका सेंटेंस है जिसे आपको बनाना है। ठीक है, तो आपको इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले ये देखें कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगे होने की वजह से आपको कितना की माने सबसे पहले लिखना है, क्योंकि सेंटेंस में अगर कितना लिखा है इसी वजह से इस वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। आपके पास दो मीनिंग है, हाउ मैनी है और हाउ मच है। आपको हाउ मैनी लगाना है या हाउ मच, इसका सीक्रेट सुनिए। आप कितना के बगल में जाकर देखिए यहां पर लिखा क्या हुआ है। अगर यहां पर पानी लिखा है या फिर दूध लिखा हुआ है, तेजाब लिखा हुआ है, शहद लिखा हुआ है, पेट्रोल लिखा हुआ है, डीजल लिखा है, ऐसी चीजें जो लिक्विड का काम करती हैं, तो फिर आपको हाउ मच लगाना है। वैसे भी आप देख लें यहां पर क्या लिखा है, कितना के बाद पानी लिखा हुआ है, और पानी को हम लीटर से नापते हैं, धारिता है, ये लिक्विड है। ऐसी जगहों पर आपको इसकी माने बना देनी है सबसे पहले हाउ मच। क्या बना देनी है, हाउ मच। ये तो समाप्त हो गया। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, पानी। पानी बराबर क्या लिख देंगे यहां पर, वाटर। तो क्या हो गया, हाउ मच वाटर। प्रश्नवाचक शब्द कंप्लीट हो गया है। अब आप सहायक क्रिया लगा दीजिए। तो यहां पर हम लगा देंगे वाज। क्या लगा देंगे, वाज। इसके बाद में अब आपका ये सेंटेंस कितना बना चुका, पानी बन चुका है, था बन चुका है। अब जब इधर घूम कर आओगे तो एक शब्द के बाद में भी लगा है। तो ऐसी हरकतें जहां पर कर्ता क्रिया के पास होता है आपको वहां पर देयर लगा देना होता है। क्या लगा देना होता है, देयर। अब जब देयर लग गया तो आप अपना प्रीपोजिशन लिखें इन, और लास्ट में लिखें द पॉन्ड, इन द पॉन्ड, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसे हल किया जाता है। आप चेक करें, सबसे पहले कितना की माने बनाई गई है, हाउ मच, इसके बाद पानी की बनाई गई वाटर, इसके बाद था की बनाई गई वाज। सीधे बन गए तीनों लोग। इसके बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो एक शब्द के बाद में लगा था, आपने क्या लगा दिया यहां पर, देयर, और इसके बाद में की मीनिंग लिखी गई इन, और तालाब को क्या कहते हैं, पॉन्ड। तो एक बार में पढ़ लीजिए इसे, देयर वाज ए पॉन्ड, देयर हाउ मच वाटर वाज देयर इन पॉन्ड, ये लिखा हुआ है। अब आगे देखिए दूसरा सेंटेंस है, अगर इसमें यह कहा जाए कि चाय में कितना दूध है,
चाय में कितना दूध है। ये सेंटेंस आपका 1 मिनट के लिए प्रेजेंट का वाक्य अभी तक था आता रहा है, इस बार हमने है लिखा है। तो है आए चाहे था है आया है तो प्रेजेंट का वाक्य है, और अगर था आया है तो पास्ट का वाक्य है। आप इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, कितना। आपको जस्ट कितना के बगल में देखना है कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिए इस बार भी यहाँ पर दूध लिखा हुआ है। दूध एक लिक्विड है जो लीटर से नापा जाता है, और नापने वाली चीजों के साथ में हमेशा आपको हाउ मच का प्रयोग करना होता है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हमें कितना की मीनिंग लिखनी है, हाउ मच। इसके बाद बगल में आप इसके देखें क्या लिखा हुआ है, दूध। दूध बराबर क्या यहां पर लिख दिया जाएगा, MIL के, मिल्क हो गया। ये भी समाप्त हो गया। अब है की माने आप बना लीजिए इज, क्या हो गया, हाउ मच मिल्क इज। अब आप देखें इधर आप एक शब्द के बाद में पा रहे हैं, इस वजह से सहायक क्रिया के बाद आपको क्या लगा देना होगा, देयर, और इसके बाद इन द टी क्या लिख दिया जाएगा, इन द टी। आपको यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या लगा देना है, तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन टी। जब जांचने वाला आपकी कॉपी देखेगा तो वो यहां पर मिल्क को देखकर इसे चेक करेगा, कहीं बच्चे ने गलती तो नहीं की कि हाउ मैनी लगा दिया हो। जबकि सही बात यह है कि जब क्वांटिटी की बात होती है वहां पर हाउ मच लगाया जाता है। तो मुझे लगता है कि कंफर्म हो गया होगा, जब भी कितना के बगल में कोई लिक्विड आता है तो लिक्विड के साथ आपको हाउ मच लगाना है। चलिए देखते हैं हाउ मैनी का प्रयोग। किसका प्रयोग देखते हैं, हाउ मैनी। जैसे पहला वाक्य यहां पर लिख रहा हूं मैं कि घर में कितने दरवाजे हैं, घर में कितने दरवाजे हैं। आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है बोर्ड में। आप इस सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। अच्छा रिलैक्स हो जाइए, पहले आप ये देख लीजिए कि कितना के बगल में लिखा क्या गया है, दरवाजे। अब आप मेरे को बताएं क्या दरवाजे लीटर में भर के आते हैं नपकर, कि 4 जोड़ी दरवाजे घर में लगे तो 4 लीटर बोलेंगे आप, नहीं। दरवाजे काउंटेबल चीजें हैं। और अब अगर हाउ मच लगाया तो जानबूझकर हमने सेंटेंस अपना गलत कर लिया। तो हम कितने के बगल में दरवाजे लिखा है, दरवाजे काउंट किए जाते हैं, 1 दरवाजा, 2 दरवाजा, 3 दरवाजा, ऐसे बोले जाते हैं। तो जो चीज काउंटेबल होती है वहां पर आपको माने लिखनी होती है हाउ मैनी। क्या लिखनी होती है, हाउ मैनी। के बगल में क्या देखे लिखा हुआ है, दरवाजा। दरवाजा इक्वल टू होता है DOOR में क्या बढ़ा दिया जाएगा, यस। क्योंकि एक दरवाजा होता है तो सवाल ही ये ना होता कितने दरवाजे, दरवाजे ज्यादा हैं, इस वजह से इसमें क्या बढ़ा दिया जाएगा, यस। अब आप आगे बढ़े, है लिखा हुआ है की मीनिंग क्या हो जाएगी, आर। चूंकि ये बहुवचन होता है तो हाउ मैनी के साथ हमेशा मैं आपसे कहूं तो बहुवचन सहायक क्रियाएं लगाई जाती हैं। तो हाउ मैनी हो गया, डोर्स हो गया, आर हो गया, कंफर्म। अब इधर मुड़े तो एक शब्द के बाद में है तो सहायक क्रिया के बाद आपको देयर लगाना ही लगाना होगा, और इसके बाद इन द हाउस लिख देना है, इन द हाउस लिख देना, HOUSE, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर से जरूर लगाइए। आगे देखिए, अगर ये सेंटेंस आपको नहीं आया है किसी तरह से समझ में तो इसका उदाहरण दूसरी तरह से दिया जा रहा है, उसे आप देख लीजिए एक बार। जैसे आपका सेंटेंस है 1 मिनट के लिए कि कक्षा में क्या लिखा हुआ है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। दिस इज योर ट्रांसलेशन, और आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपको ये सेंटेंस सपोज करो टेस्ट में मिला, पेपर में मिला, या किसी ने आपसे पूछा, कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि ये बोल क्या रहा है। अगर उसने कितना के बगल में लिक्विड से रिलेटेड चीजें बोली है, पानी द्रव बताया पहले आपको, तो उसमें हाउ मच लगाइएगा। बट यहां पर कितने के बगल में क्या लिखा है, विद्यार्थी, और विद्यार्थी आपके काउंटेबल होते हैं, इसीलिए यहां पर आपको काउंटेबल की बात करनी है। ऐसे नहीं होता है कि विद्यार्थियों के नाम इस तरह 1 2 3 रोल नंबर ना बोलकर 1 लीटर 2 लीटर रोल नंबर करके बोले जाते हो। तो जो चीजें गिनी जाती हैं उनमें आपको हाउ मैनी लगाना है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या लिख लेंगे यहां पर, हाउ मैनी, साफ साफ हाउ मैनी लिख लिया गया। अब इसके बाद में आप देखें कि क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी। विद्यार्थी को इंग्लिश में कहेंगे STUDENT में चलते चलते यस बढ़ाएंगे, रीजन दैट ये कर्ता हमारा बहुवचन है। अब इसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया जब आप लिखेंगे तो आर ही लगाना पड़ेगा, इज आप ऐसे भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट होता तो इज होता, स्टूडेंट्स है तो आर। तो ये तीनों लोग तो बन गए। अब इधर मुड़े तो एक शब्द के बाद में लगा था, आपको यहां पर देयर याद आया होगा, तो आपको यहां पर देयर लगाना है और लास्ट में लिख देना है इन द क्लास, CLASS। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। आपको सेंटेंस की मीनिंग नहीं क्लियर करनी होती है, आपको ये देखना होता है कि सर ने हमें आज क्या पढ़ाया। तो पहला नियम ये था, कर्ता क्रिया के पास होगा। जैसे एक राजा था, आपने लिखा देयर वाज ए किंग। दूसरा सेंटेंस था, घर में एक पेड़ था, आपने देखा एक शब्द के बाद में लिखा है और कर्ता क्रिया के पास रखा है, तो आपने लिखा देयर वाज ए ट्री इन द हाउस, ये देयर का हो गया। फिर आपको मैंने पढ़ाया हाउ मच और हाउ मैनी में डिफरेंस क्या होता है। तो हाउ मच और हाउ मैनी में यह डिफरेंस होता है कि हाउ मैनी हमेशा गिनती के लिए यूज किया जाता है, और हाउ मच आपकी क्वांटिटी यानी किसी चीज को नापने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही आपके सेंटेंस सामने लिखा हुआ है कितने विद्यार्थी, आपको तुरंत से सोचना चाहिए कि विद्यार्थी शब्द है जो ये नापा जाएगा कि काउंट किया जाएगा, तो आपका आंसर आएगा कि वो गिने जाएंगे, और इनके साथ क्या लगाना चाहिए, हाउ मैनी। अब आइए आगे चलते हैं, देखते हैं
हमारे सेंटेंस में देयर में कुछ और प्रयोग होते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि किसी सेंटेंस के अंत में रहता था आ जाए, क्या आ जाए? रहता था या राज्य करता था, रहता था या राज्य करता था। ये बेसिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि ये देयर के प्रयोग होते हैं। लेकिन हाँ, इनमें कर्ता डमी होता है जो देयर, वो कैसे लगाया जाता है आइए जानते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आप ले लीजिए 1 मिनट के लिए। जैसे लिखा हो कि घर में एक सांप रहता था, घर में एक सांप रहता था। आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है। आप इस सेंटेंस को देखें, इसमें एक शब्द के बाद में भी है और कर्ता बिल्कुल क्रिया के पास भी है। तो घर में एक सांप रहता था का मीन्स है कि आपके सेंटेंस को जब आपको बनाने को दिया जाएगा तो आप चेक करेंगे एक शब्द के बाद में है और जो करता है वो क्रिया के पास है, और पास का मतलब ये रहता था, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इस वजह से इसमें डिड नहीं लग पा रहा है और आपको लिव क्रिया का क्या लिखना पड़ रहा है? लिव्ड लिखना पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लोग लगाएंगे देयर लिव्ड, एक सांस में लगाएंगे देयर लिव्ड। अब देयर लिव्ड लिखते ही आपका रहता था नाम का शब्द समाप्त, क्योंकि देयर तो इस सेंटेंस में कहीं लिखा, देयर का मतलब होता है यह एक डमी सब्जेक्ट है, तो देयर हो गया और रहता था की माने लिव्ड हो गई। अब आपके घर में रहता कौन है? तो आपको लिखना है ए स्नैक। क्या लिखना है? ए स्नैक। और कहां पर रहता है? इन द हाउस में। आपको लिखना है इन द हाउस। इस तरह से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, गांव में एक भिखारी रहता था, गांव में एक भिखारी रहता था। ये सेंटेंस है आपका। 1 मिनट। तो आपको पहले ये देखना है, सबसे पहले पहचान ही करोगे आप, तो देखेंगे यहां पर सेंटेंस के अंत में क्या लिखा है? रहता था। और जब सेंटेंस के अंत में रहता था होता है तो हमारा सेंटेंस वो लिव्ड से बनता है, लेकिन उसका कर्ता जो होता है वो देयर, तो इन्हें एक साथ लिखा जाता है कंपाउंड में, देयर लिव्ड। क्या लिखा जाता है? तो शुरू में आपको लिखना है देयर लिव्ड और इसके बाद लिख दीजिए एक भिखारी की मीनिंग ए बेगर, BEGGAR, और इसके बाद आपको लिख देना है इन द विलेज में। कहां पर रहता था? इन द विलेज में। तो अगर किसी सेंटेंस के अंत में आपके रहता था जैसी बातें की जाएं तो फिर आपको वहां पर क्या लिखना चाहिए? देयर लिव्ड। जैसे आप अनुवाद बना सकते हैं, एक जंगल में 2 बैल रहते थे, एक जंगल में 4 बैल रहते थे, एक जंगल में शेर रहता था, किसी गांव में एक अंधा रहता था, किसी गांव में एक विधवा रहती थी। ऐसे सेंटेंस को देयर लिव्ड से ही बनाया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं लास्ट अनुवाद आज का। आप लास्ट अनुवाद में देयर के क्या देखेंगे वो भी देख लीजिए आप जरा सा। जैसे मैं आपसे कहूं 1 मिनट के लिए कि मथुरा में, क्या कहें हम आपसे? मथुरा में कंस नामक एक राजा राज्य करता था, कंस नामक एक राजा राज्य करता था। ये आपका सेंटेंस है। 1 मिनट के लिए बेटा। और राज्य करता था वाक्य के अंत में भी आ रहा है। राज्य करता था की माने RULED होती है, रूल्ड कहते हैं। अब आप देख रहे हैं एक शब्द के बाद में लिखा हुआ है और एक राजा राज्य करता था, ये क्रिया के पास रखा हुआ है। आपको ऐसे सेंटेंसों को रूल्ड से बनाना चाहिए, ना कि आपको ऐसे बनाना चाहिए कि कंस लिव्ड। ऐसे नहीं बनाना है, आपको नियमतः ग्रामर का जो नियम है उससे चलना है। तो सबसे पहले अपन लोग देयर लगा लेते हैं। देयर हो गया साफ साफ। अब आखिरी में चलते हैं, राज्य करता था, ये इक्वल टू है आपके रूल्ड के। किसके बराबर है? रूल्ड के। आप रूल्ड लगा दीजिए। अब आपका रूल्ड कौन कर रहा है? एक राजा। उल्टा ही चले आएंगे तो एक राजा बराबर हो जाएगा एक किंग। क्या लिख दिया गया? एक किंग। नामक की अंग्रेजी क्या होती है? आप नई कॉपी लाते नेम लिखते हैं उसमें, तो आपको यहां नेम लिखना है, पर चलते चलते उसे क्या कर देना है? नेम्ड। तो ये नेम्ड मींस क्या हो गया? नामक। नाम क्या था उसका? कंस। आपको यहां साफ साफ लिख देना है कंसा। और इसके बाद कहां राज्य करता था? मथुरा में। आपको इन मथुरा नहीं लिखना है, क्योंकि देखो कंस एक राजा था और राजा का मतलब होता है उसका राज्य पूरी किंगडम में रहा होगा। यही नहीं कि राज्य के अंदर रहा होगा, ओवर द किंगडम रहा होगा, पूरे राज्य के ऊपर राज्य करता रहा है। यहां पर पहली बार आपको में की अंग्रेजी क्या बनानी होगी? ओवर, और बाद में आपको मथुरा लिख देना है, लास्ट में आपको मथुरा लिख देना है। तो इस तरह से इन सेंटेंसों को बनाया जाता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको और बता देता हूं, इसका प्रैक्टिस करिएगा आप लोग घर में। जैसे पहला सेंटेंस है आपका कि दिल्ली में अकबर नामक एक राजा राज्य करता था, एक राजा राज्य करता था। ये आपका सेंटेंस है 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सर्वप्रथम यह देखना होता है कि सेंटेंस के अंत में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है? राज्य करता था। आपको बिना किसी के देखे कॉपी के आपको सबसे साफ साफ पहले क्या लिखना है? देयर, फिर आपको राज्य करता था की मीनिंग हटानी है,
तो LIVED बना दीजिए, ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है, एक राजा, आपको एक किंग लिख देना है। इसके बाद नामक की अंग्रेजी आपको नेम्ड लिख देना है। आप देखते रहिए कैसे मैं चला रहा हूं, एक राजा हो गया, फिर नामक की, अब नाम लिखूंगा उस राजा का, AKBAR, अकबर नाम था उनका, और कहां राज करते थे, ना कि इन दिल्ली बल्कि ओवर दिल्ली। तो आपको यहां पर लिखना है ओवर दिल्ली, DELHI। तो इस तरह से आपको देयर के प्रयोग सॉल्व करने हैं। कुल मिलाकर के ये आप मान के चलिए कि देयर में एक राजा था, गांव में एक लड़का था, बाजार में एक दुकान थी, या फिर कहा जाए तालाब में कितना पानी था, या कहा जाए कि कितने लड़के कक्षा में थे। इस तरह के वाक्य देयर से बनाए जाते हैं। नमस्कार।